एक बहुत खूबसूरत सी कहानी लेकर आपके बीच हाजिर हूं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है रहस्यमय प्रेम कहानी। यह रोहन और वैदेही की प्रेम कहानी है। तो आइए पहले जानते हैं वैदेही के बारे में। वैदेही घर की खिड़की के पास बैठकर बाहर की ओर देख रही थी और अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी सिया, वैदेही की छोटी बहन सोनाली, जिसे प्यार से सब सिया बुलाते हैं, वहां आ जाती है और बोलती है, अरे दही, क्या कर रही हो? किस दुनिया में खोई हुई हो तुम? वैदेही बोलती है, मुझे अपने 12वीं के परिणाम की चिंता हो रही है जो परसों आने वाले हैं। तब सिया बोलती है, आज मेरी 10वीं के परिणाम कुछ ही घंटों में आने वाले हैं और देखो मैं कितनी चिल्ल हूं, और तुम 2 दिन पहले से ही मुंह लटकाए बैठी हो, इसीलिए मैं तुम्हें दही नहीं कहती हूं। अरे जो होना होगा होगा, तुम्हारे मुंह लटकाए रहने से नंबर ज्यादा तो नहीं आ जाएंगे? फिर सिया बोलती है, ऐसे ही तुमने पापा को बता दिया है कि तुम्हें आगे उच्च अधिकारी बनना है, जिसके लिए तुम आगे साइंस के बजाय आर्ट्स लेना चाहती हो, और आर्ट्स के लिए इतनी ज्यादा नंबर की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए चिंता छोड़ो और चलो नीचे। मम्मी ने खीर बनाई है। वैदेही पूछती है, अभी खीर? तब सिया बोलती है, हाँ, मेरा परिणाम आने वाला है, तो मैंने ही मम्मी को कहा था कि अगर कुछ अच्छा बनाओगी, अच्छा खाऊंगी, तभी मेरा परिणाम अच्छा होगा। इस बात पर वैदेही मुस्कुरा देती है और बोलती है, तो परसों मैं मम्मी से गुलाब जामुन बनवा लूंगी। और दोनों नीचे चले जाते हैं। वैसे वैदेही और सिया में बस 17 महीने का फर्क था। सिया वैदेही से 17 महीने छोटी थी, पर दोनों बिल्कुल हमशक्ल दिखती थी। बस सिया वैदेही से थोड़ी पतली और हाइट में कम थी, पर लोगों को भ्रमित करने के लिए दोनों में बहुत समानताएं थीं, पर स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग थीं। जहां सिया आत्मविश्वास से भरपूर, तुरंत फैसले लेने में सक्षम लड़की थी, वहीं वैदेही हमेशा खुद को सबसे कम समझती थी। उसमें सारे गुण थे और वह खूबसूरत भी थी, पर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। वैदेही की मां अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, पर उसे हमेशा एक बेटी की कमी खलती थी। वैदेही के पापा एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, जिनका बड़े बड़े अफसरों और नेताओं से संपर्क था। वह अपने काम को लेकर हमेशा व्यस्त ही रहते थे और घर पर बहुत ही कम समय देते थे, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। वैदेही और सिया खीर खा रहे थे और तभी सिया अपनी शिकायतों की पोटली लेकर अपनी मां को बताने लगती है, आज मेरा रिजल्ट है, पर पापा के पास टाइम नहीं है कि मेरे साथ रहें। वैदेही सिया को समझाती है, ऐसे हर बात पर मम्मी पापा से शिकायत न किया करो, आखिर पापा जो भी करते हैं हमारे लिए ही करते हैं। तब सिया चिढ़कर वैदेही को बोलती है, तुम न ज्यादा महान मत बनो, मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती, अब शिकायत है तो शिकायत करूंगी ना। तभी बेल बजती है और सौंदर्या आ जाती है। सौंदर्या, जिसे सुभी भी बुलाते हैं, वैदेही की बचपन की सहेली है। जब वे 2-4 वर्ष की थीं, तब से दोनों पक्की सहेलियां हैं। सौंदर्या अपने नाम के अनुरूप बहुत ही सुंदर है, जिसे कोई भी देख ले तो दोबारा देखे बिना नहीं रह सकता, और उसे अपनी सुंदरता के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए वह अपने रूप का प्रदर्शन करना नहीं भूलती थी, जिसके कारण सिया उससे थोड़ी सी चिढ़ी जरूर थी। सौंदर्या आते के साथ ही बोलती है, वैदेही, मेरा रिजल्ट परसों आने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। सिया मन में सोचती है, जब इतना डर ही था तो थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए था, बस सब कुछ वैदेही के भरोसे छोड़ देती है। अब सिया बोलती है, सुबी जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका और दही का साथ नहीं छूटेगा, क्योंकि दही कितने भी अच्छे मार्क्स ले आए पर लेगी तो आर्ट्स ना, और आपके कितने भी नंबर आए आपको आर्ट्स तो मिल ही जाएगी ना। इस बात की तसल्ली तो सुबी को भी थी। सिया के घर वालों को भी पता था कि वह वैदेही के साथ है तो सुबी कुछ पढ़ भी लेती है, वरना उसका तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए सुबी के घर में सब वैदेही को बहुत मानते थे। तभी सिया को उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, रिजल्ट आ गया, जल्दी से चेक कर ले। सिया की मां बोलती है, जल्दी चेक करो बेटा। तब सिया रिजल्ट देखती है। उसे पूरे 10 में से 10 CGPA प्राप्त होते हैं और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। और आज वैदेही और सुभी का भी रिजल्ट आ जाता है। वैदेही को पूरे 94% अंक और सुभी को 56% अंक प्राप्त होते हैं। वैदेही की उपलब्धि पर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं।
सिया आगे साइंस स्ट्रीम लेकर +2 स्कूल में एडमिशन ले लेती है। वैदेही और उसकी सहेली सुभी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय के साथ डिग्री के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। आज वैदेही और सुभी का कॉलेज का पहला दिन होता है। दोनों बहुत ही खुश और उत्साहित रहते हैं। आज पहली बार उन्हें स्कूल की वर्दी यूनिफॉर्म से निकलकर अपने मनचाहे कपड़ों में कॉलेज जाने का कुछ अलग ही मजा था। दोनों कॉलेज में प्रवेश करते हैं। कॉलेज बहुत ही बड़ा और रहता है। सभी लड़के लड़कियां सुभी को देखते रहते थे क्योंकि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों क्लास में जाते हैं और बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर बेल बजती है, तब प्रोफेसर आते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है तो प्रोफेसर पढ़ाना शुरू करने से पहले सबसे परिचय लेना शुरू करते हैं। तभी एक लड़का क्लास में लगभग भागता हुआ अंदर घुस जाता है। शायद उसे लगता है कि कहीं पहली क्लास में ही देर ना हो जाए, और देर तो हो चुकी थी। प्रोफेसर उसे रोकते हुए बोलते हैं, अरे भाई, हम भी हैं क्लास में, हमें भी स्टूडेंट ना समझ लो। तो वह लड़का बोलता है, सॉरी सॉरी सर। वह लड़का दिखने में काफ़ी स्मार्ट था। लग रहा था जैसे सारी चीज़ें ब्रांडेड हों। क्लास की सभी लड़कियां उसे गौर गौर कर देख रही थीं, और शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब वैदेही के दिल की धड़कन किसी लड़के को देखकर तेज हुई थी। इधर सुभी का भी यही हाल था। उसे अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था कि इस लड़के को तो अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही दिखाऊंगी। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, आज पहला दिन है और आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, पर अब दोबारा कोशिश यही होनी चाहिए कि टाइम पर आ जाइए। चलिए, अभी तो परिचय सबका शुरू होने वाला था, आपसे ही शुरू किया जाए। वह अपना परिचय पूरे क्लास के सामने देता है और सभी को पता चलता है कि इसका नाम रोहन है। परिचय के बाद वह चुपचाप जाकर आखिरी बेंच पर बैठ जाता है। फिर बारी बारी से सबका परिचय होता है। इसी तरह पूरा एक क्लास सबके परिचय में ही निकल जाता है। फिर कुछ लेक्चर के साथ कॉलेज का पहला दिन खत्म होता है। आज वैदेही बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है और घर आते ही सिया को रोहन के बारे में बताने लगती है। सिया सब कुछ सुनकर वैदेही को चिढ़ाती है और बोलती है, तुम ना दही हो दही हो। तुम्हें जो इतना हैंडसम लगता है वह तुम्हें क्यों पसंद करेगा? कॉलेज में सुभी है और भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी। देखो दही, तुम बहुत भोली हो, पर दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा संभल कर किसी पर भी विश्वास करना। तब वैदेही बोलती है, तू मुझसे छोटी है और ऐसे दादी अम्मा जैसे ज्ञान मत दिया कर। और वैदेही उसे दादी अम्मा बोलकर चिढ़ाती है तो दोनों में तकिए से लड़ाई, पिलो फाइट शुरू हो जाती है। वैदेही ने नोटिस किया कि रोहन बहुत ही शांत लड़का है। उसे हमेशा लगता था वह अपने अंदर कोई बहुत ही बड़ा दर्द छुपाए है जो कि वह किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। फिर वैदेही ने सोचा, उससे मुझे क्या, उसके पीछे तो पूरे कॉलेज की लड़कियां हैं। अपनी आदत अनुसार वैदेही अपना ज्यादातर समय कॉलेज की लाइब्रेरी में गुजारती थी। एक दिन वह एक उपन्यास पढ़ रही थी और बगल में मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास रखा हुआ था। तभी रोहन वहां आता है और वैदेही से बोलता है, अगर आप अभी नहीं पढ़ रही हैं तो क्या मैं ले सकता हूं? वैदेही थोड़ी देर के लिए मंजस में पड़ती है कि यह रोहन उससे बात करना चाहता है। फिर वह लड़खड़ाते हुए जवाब देती है, हाँ हाँ जरूर ले लीजिए। फिर वह उपन्यास लेकर चला जाता है। बस ये क्या, नहीं से पहले क्या है? जब से बाहर निकलती है तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज सुबह भी कॉलेज नहीं आई थी। वैदेही अकेले एक शेड में खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगती है, पर बारिश बहुत तेज थी, कोई ऑटो उधर नहीं आ रही थी। तभी कॉलेज के कुछ शरारती लड़के बाइक लेकर बहुत तेजी से वैदेही के पास से निकल जाते हैं, जिससे वह पूरी तरह कीचड़ से नहा लेती है। उसके बाद सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। रोहन को कॉलेज छोड़ने और लाने के लिए उसकी कार आती थी। जब वह वैदेही को ऐसे देखता है तो वह उसके सामने जाकर अपनी कार रुकवा देता है और वैदेही को अंदर आने के लिए बोलता है। वह बोलता है, चलो मैं घर तक छोड़ दूंगा। पर वैदेही असजद पड़ जाती है कि वह क्या करे। इधर ये लड़के परेशान कर रहे हैं और उधर वह रोहन को ठीक से जानती भी नहीं है, ऐसे कैसे उसके साथ चली जाए। वह रोहन से बोलती है, नहीं, मैं पूरी तरह कीचड़ में लिपटी हूं, हमारी गाड़ी भी गंदी हो जाएगी,
मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तब रोहन है, बारिश बहुत हो रही है, अभी तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगी, चलो मेरे साथ, और गाड़ी गंदी होगी तो फिर साफ भी हो सकती है। वैदेही को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो रोहन की कार में आकर बैठ जाती है। रोहन वैदेही को किसी भी तरह असहज, अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था, इसीलिए वह पीछे से उठकर ड्राइवर के बगल में जाकर बैठ जाता है। वैदेही को रोहन की यह बात बहुत अच्छी लगती है। दोनों पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोलते। फिर वैदेही का घर आ जाता है और वह रोहन को थैंक यू, धन्यवाद बोलती है और चली जाती है। और फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिल जाया करते हैं, कभी किसी कहानी के ऊपर, कभी किसी उपन्यास के ऊपर। दोनों का वार्तालाप जारी रहता है। अपनी आदत से मजबूर वैदेही सारी बात सुभी को और सिया को बताए बिना नहीं रह सकती थी। यह सुनकर सुभी भी लाइब्रेरी आना शुरू कर देती है और जल्दी ही सुभी, वैदेही और रोहन तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वैदेही जब सिया को सब कुछ बताती है तो सिया बोलती है, वह जरूर सौंदर्या के चक्कर में तुमसे बात करता होगा, वरना इतना स्मार्ट लड़का तुझसे क्यों बात करेगा। वैदेही का मूड खराब हो जाता है। फिर आता है सुभी का जन्मदिन, 18वां जन्मदिन। उस दिन वह बहुत ही खुश रहती है और एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसने रोहन को भी बुलाया था और वैदेही के पूरे घर वालों को भी। इसी बहाने सिया सोचती है कि आज मैं रोहन को देखूंगी, क्या सच में यह इतना सुंदर है। पार्टी के दिन सौंदर्या सच में सौंदर्य लग रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया था। वह लाल गाउन में बहुत ही सुंदर लग रही थी और वैदेही सफेद गाउन में वह भी कम प्यारी नहीं लग रही होती है। सिया पार्टी में आती है, उसे बस रोहन का इंतजार होता है। फिर पार्टी में रोहन आता है, सफेद शर्ट और जीन्स में। जब सिया उसे देखती है तो वह देखती ही रह जाती है। जैसा वैदेही ने बताया था, रोहन तो उससे भी अच्छा दिखता है। फिर रोहन वैदेही के पास आता है। वैदेही रोहन को सिया से मिलाती है और अपने माता पिता से भी। रोहन बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था। सिया उसे हेलो रोहन भैया बोलती है और बात करके लगता है कि यह बहुत ही समझदार किस्म का लड़का है। वह सिया से और वैदेही की मम्मी पापा से ऐसे बातें कर रहा था जैसे उन्हें वह बहुत दिनों से जानता हो। वैदेही के मम्मी पापा को रोहन बहुत अच्छा लगता है। सिया ने गौर किया कि रोहन जितना उनके मम्मी पापा से घुल मिल रहा था, उतना वह किसी से बात नहीं कर रहा था। सुभी के मम्मी पापा से तो उसने बस औपचारिकता भर की ही बात की, पर पता नहीं क्यों सिया को यह भी लगता है कि वह कोई ना कोई वैदेही के साथ जरूर चाल चल रहा है, क्योंकि वह सोचती है इसे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी, फिर वह क्यों वैदेही को ही इतना क्यों भाव दे रहा है। पार्टी खत्म हो जाती है और सब चले जाते हैं। जब सिया घर आती है तो बैठकर वैदेही को समझाती है कि तुम उस रोहन के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, वह बहुत ही चालाक लड़का लग रहा है। और वैदेही बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगले दिन जब वह लोग कॉलेज जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जल्दी ही कॉलेज में बहुत ही बड़े फेस्ट का आयोजन होने वाला है और उसमें एक सौंदर्य प्रतियोगिता, ब्यूटी पैजेंट नाम से होने वाला है, जिसमें कॉलेज की सब सुंदर सुंदर लड़कियां भाग लेंगी और जिसका भी चयन कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के रूप में होगा, उसे आगे राज्य के और उसके बाद पूरे देश को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। ये तो सुभी के सपने को सच करने जैसा था। उसने सबसे पहले जाकर अपना नाम इसमें लिखवाया और जी जान से अपनी डाइट मेंटेन करने, खाने पीने और खुद को ज्यादा सुंदर बनाने में लग गई, क्योंकि फेस्ट लगभग 2 महीने बाद होने वाला था। कॉलेज की वह सभी लड़कियां जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थीं, इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवा चुकी थीं। रोहन वैदेही को बोलता है, तुमने अपना नाम सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए क्यों नहीं लिखवाया? तो वैदेही बोलती है, मैं तो उस कॉन्टेस्ट में आखिर ही आऊंगी। ये कॉन्टेस्ट खूबसूरत लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। रोहन बोलता है, अभी मेरी नजरों से देखना तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम हो। वैदेही शर्म से लाल हो जाती है। ये फेस्ट था, इसमें सिर्फ एक ही कार्यक्रम नहीं होना था, इसमें एक नाटक भी होने वाला था जो कि एक प्रेम कहानी थी। अब इसकी हीरो और हीरोइन के लिए नाम चुना जाना था। वैसे तो जितनी भी सुंदर लड़कियां थीं,
सौंदर्य प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा चुकी थीं। फिर भी रोहन के नाम को तो आना ही था, पर लड़की के लिए वैदेही का चयन किया गया। अब दोनों इस प्रेम कहानी के नायक नायिका थे। जब ये बात सुबी तक पहुंची तो उसे लगा कि वह अपना नाम सौंदर्य प्रतियोगिता से हटवा ले और इस नाटक की हीरोइन बन जाए। पर फिर उसे अपना सपना याद आ गया और वह इस नाटक के बारे में सोचना छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान सौंदर्य प्रतियोगिता में लगा दी। इधर वैदेही और रोहन के नाटक की रिहर्सल के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। दोनों पूरा समय साथ बिताते थे और वैदेही पहले से बहुत खुश रहने लगी थी और सहज कंफर्टेबल भी हो गई थी। सिया देखती थी कि उसमें बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इस पॉजिटिव बदलाव से सिया बहुत खुश थी, पर सिया को यह भी डर था कि कहीं रोहन की कोई चाल ना हो। उसे रोहन पता नहीं क्यों बहुत चालाक लगता था, पर वैदेही की खुशी को लेकर वह उसे कुछ नहीं कह पाती थी। फिर धीरे धीरे समय बीत गया और फेस्ट के पहले दिन, नाटक के पहले दिन तक वैदेही का गाउन तैयार नहीं हुआ था जो उसे पहनना था। इसी कारण वह बहुत उदास रहती है। जब यह बात रोहन को पता चलती है तो वह वैदेही से बोलता है कि इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो, अभी शॉपिंग पर चलते हैं और तुम्हारा मनपसंद गाउन ले लेंगे। रोहन की बात सुनकर वैदेही खुश हो जाती है और दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। बहुत खोजने के बाद एक गाउन वैदेही को पसंद आ जाता है। जब उस गाउन को पहनकर वो बाहर आती है तो रोहन उसे बिना पलक झपकाए देखता ही रह जाता है। आज वैदेही सच में प्रिंसेस लग रही थी, पर गाउन को थोड़ी अल्ट्रेशन की जरूरत थी, इसीलिए गाउन की पेमेंट कर गाउन दुकान में छोड़ देती है। रोहन शाम को आकर उसे ले आएगा। वैदेही अब तक जमा किए हुए अपने पैसों से रोहन के लिए एक सुंदर सा सफेद शर्ट खरीदती है और उसे गिफ्ट करती है, क्योंकि उस दिन पार्टी में रोहन सफेद शर्ट में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों शॉपिंग के बाद आइसक्रीम खाते हैं। आज पहली बार चलते चलते रोहन वैदेही का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। वैदेही कुछ नहीं बोलती है, उसे रोहन का हाथ पकड़कर चलना बहुत अच्छा लग रहा था। फेस्ट का दिन आ जाता है। सब लोग बहुत ही खुश हैं, खासकर वैदेही, रोहन और सुभी। आज वैदेही का नाटक देखने के लिए उसकी मम्मी पापा और सिया भी आने वाली थी। पूरा कॉलेज कैंपस सीसीटीवी कैमरों से घिरा हुआ था, सिवाय ड्रेस चेंजिंग रूम के। नाटक के शुरू होने से 1 घंटे पहले सब लोग चेंजिंग रूम में थे। सुभी चेंजिंग रूम में थी और रोहन भी। फिर अचानक वैदेही गिर पड़ी और अचानक अफरा तफरी का माहौल मच गया। सबने जल्दी जल्दी उसे सामने वाले हॉस्पिटल में ले गए। वह हॉस्पिटल छोटा था। डॉक्टर ने बोला इसे जल्दी से रेफर करो, तो फिर बड़े हॉस्पिटल में उसे ले गए। तब डॉक्टर ने बोला कि वैदेही की मौत यहां आने से पहले हो चुकी है। रोहन जोर से चीखा, ला, ऐसा कैसे हो सकता है, आप फिर से चेक कीजिए। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये मर चुकी है। सब वहां स्तब्ध हो गए और तब तक सिया और वैदेही के मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए थे। सामने वैदेही की डेड बॉडी पड़ी थी। सब चारों ओर से एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक ये क्या हो गया। फिर सिया ने पूछा डॉक्टर से, यह सब कैसे हुआ और इसका कारण क्या है? डॉक्टर बोले, बॉडी देखकर तो ऊपर कोई चोट, इंजरी नहीं दिखती। इसे हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वह मालूम करने के लिए इसका डिटेल्ड पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तब वैदेही के पापा खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को अब कोई चीरफाड़ नहीं करेगा। पोस्टमार्टम करने से क्या मेरी बेटी वापस आ जाएगी? और वह खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। सिया पर थोड़ा सा अवसाद आता है कि कम से कम वह वैदेही की मौत का कारण तो जान पाती, लेकिन वैसा न हुआ। वैदेही की बॉडी को घर ले जाया गया बिना पोस्टमार्टम कराए हुए। लगभग पूरा कॉलेज ही वैदेही की अंतिम यात्रा में शामिल हो गया था। सभी की आंखें नम थीं और रोहन, वह तो बेजान पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी संवेदनाएं, सेंसेस खत्म हो गई हों। और वैदेही की मां और सिया तो रोते रोते बार बार बेहोश हो जा रहे थे, लेकिन यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। और फिर निकल पड़ी वैदेही की अंतिम यात्रा। वैदेही का घर अब वीरान पड़ चुका था। लगता था उस घर में कोई रहता ही नहीं है। वैदेही के पापा खुद को अपने काम में दिन रात बिजी रखते हैं और उसकी मम्मी, उसे तो किसी भी चीज का कोई होश नहीं रहता था कि क्या कर रही है और क्या नहीं। काम करते करते अचानक कभी भी वैदेही को याद करके रोने लगती। कभी खाने में नमक तो कभी खाने में चीनी डालकर भूल जाती, पर सब लोग चुपचाप खा लेते, कोई कुछ नहीं बोलता।
वैदेही की मौत के 1 महीने बाद एक दिन सिया जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब उसकी नज़र अचानक उसकी मम्मी पर पड़ी। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। सिया मम्मी को देखकर अचानक कांप उठी कि कहीं वैदेही की जाने के गम में कहीं अब मम्मी भी न खो जाए। पूरे 1 महीने से सिया ने अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसे लगा अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब अपनी मम्मी पापा को खुद से दूर जाते हुए वह नहीं देखना चाहती थी। सिया रोहन को तो सरल समझती थी, पर पता नहीं क्यों उसे लग रहा था जाने अनजाने में वैदेही की मौत के लिए रोहन ही जिम्मेदार है। सिया चाहती थी एक बार रोहन आकर उसके घर का माहौल देखे कि उसने क्या किया। सिया ने सोचा कॉलेज जाकर रोहन से मिलकर आती हूँ, और सिया कॉलेज चली गई। रोहन जैसे सिया को देखता है, अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसकी वैदेही आ गई, और वह बादलों की तरह रोने लगता है, जैसे वह 1 महीने से कोई दरिया समेट कर रखा हो। रोते रोते नीचे गिर पड़ता है। उसकी हालत देखकर सिया को खुद पर गुस्सा आ जाता है कि वह कैसे इस लड़के पर शक कर सकती है। वह रोहन के पास जाती है। रोहन बोलता है, वैदेही तुम आ गई। सिया बोलती है, रोहन भैया मैं वैदेही नहीं सिया हूं। फिर सिया रोहन को किनारे लेकर जाती है और पानी देती है। रोहन थोड़ा सा शांत होता है और फिर बोलना शुरू करता है, पता है सिया, जब मैं 5 साल का था तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैंने अपनी माँ को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरे पिताजी ने 2 सालों के अंदर दूसरी शादी कर ली। मेरे पिताजी इस देश के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून उद्योगपति हैं। उनके पास वक्त नहीं था, और जो मेरी नई माँ थी उसने पहली बार इतना पैसा देखा था। वह इन पैसों में ही खूब खुश रहती थी। उसे तो मेरी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं छोटा था और कुछ भी कहने जाता था उसके पास, वह कोई ना कोई खिलौना देकर मुझे बहला देती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, उनकी शौक और नाजायज खर्च मुझे सब समझ आने लगा। लेकिन मैं वह पापा के सामने ना खोलूं, इसलिए वह मुझे जितना मांगता था उससे दुगना देती थी। कभी नहीं पूछती थी तुम इतने पैसों का क्या करोगे। मेरे बहुत सारे दोस्त बनने लगे थे। मैं खूब पैसा उड़ाया करता था। गलत आदत मुझे 7-8 क्लास से ही लग चुकी थी। दारू, सिगरेट, ये सब का आदी तो मैं 10 तक में ही हो गया था। 12वीं में आते आते मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जिसने मुझे ड्रग्स लेना सिखाया था, और मैं ड्रग्स की गिरफ्त में इतना घिर गया कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। एक दिन मैं अचानक बेहोश हो गया, और उस दिन मेरे पिताजी घर पर ही थे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर से पता चला कि मैं बहुत ज्यादा नशेड़ी हो चुका हूं। अगर ये आदत नहीं छुड़ाई गई तो ये कुछ ही दिन का मेहमान है। मेरे पिताजी अचानक स्तब्ध हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। डॉक्टर ने बताया कि पुनर्वास केंद्र, रिहब सेंटर ही अब इसका एक आखिरी इलाज है। फिर मुझे पुनर्वास केंद्र में रखा गया। जब मैं पुनर्वास केंद्र में था, वह दिन मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी थे। मैं पागलों की तरह ड्रग्स के लिए तरसता था। मुझे वहां देखने मेरे पापा आते थे और हर बार वापस जाते थे। उन्हें लगता था कि पैसा कमाने के गुरूर में उन्होंने अपना बेटा खो दिया। फिर एक दिन वहां कोई व्यक्ति आया, वो मुझसे मिले और बातें की। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम उपन्यास पढ़ो, बड़े बड़े रचनाकारों का, देखना तुम्हें इससे जरूर मदद मिलेगी। और मैंने वैसा ही किया। मैं बड़े बड़े महापुरुषों का आत्मकथा, कहानी पढ़ता था। मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला और धीरे धीरे ड्रग्स के चपेट से बाहर आ गया। लेकिन मैंने पूरे 9 महीने पुनर्वास केंद्र में गुजारे। बाहर आया तो वह जनवरी महीना था, और 1 महीने बाद मेरी 12वीं की परीक्षा थी। मैं जैसे तैसे पढ़कर 12वीं पास कर गया, पर मेरे अंक बहुत ही कम थे। पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, इसीलिए मेरा एडमिशन यहाँ हो पाया है। मैं दोबारा यह सब में नहीं पढ़ना चाहता था, और यह सब के कारण मेरा आत्मबल बिल्कुल कम हो चुका था। बहुत सी लड़कियां थीं जो मुझसे गिफ्ट के लालच में पहले मेरे साथ हुआ करती थीं, लेकिन आज देखो कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैं सब समझ चुका था, इसीलिए मैं कॉलेज में सबसे कट कर रहता था। अपनी आदत अनुसार यहाँ पर भी पढ़ने के सिलसिले में मुझे वैदेही से मिलाया। मेरी वैदेही सबसे अलग थी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होता चला गया, और पता ही नहीं चला अब मैं उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा। जब वैदेही ने अपने जमा किए हुए पैसों से मेरे लिए शर्ट खरीदा, तो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा और सोच लिया कि उसे सब कुछ बता दूंगा। नाटक के दिन वह अपना नाटक वाला कॉस्ट्यूम मेरी गाड़ी में भूल गई थी,
तो मैंने उसमें अपने दिल की बात लिखकर उसके ऊपर रखकर उसे भिजवा दिया था। आज तक बस यही सोचता हूं कि क्या मेरी वैदेही मेरे दिल का हाल जान पाई थी, या उससे पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इतना बोलते ही रोहन फिर से रोने लगता है और इस बार सिया भी रोने लगी। फिर सिया जाते जाते रोहन को शाम को खाने पर घर आने को बोलकर जाती है और अपनी माँ की हालत से अवगत कराती है। रोहन बोला, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर सिया कॉलेज से निकल रही थी तो उसकी नजर सुभी पर पड़ गई। सुभी एक कोने में उदास बैठी हुई थी। फिर सिया को याद आया कि लगभग 1 महीने से सुभी भी उसके घर नहीं आई। फिर सिया सोचने लगी कि सुभी को भी तो दुख हो रहा होगा कि अब वह पास कैसे होगी। सिया सुभी के पास जाती है और उसे भी शाम को रोहन के साथ आने के लिए इनवाइट करती है। सुभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और बोलती है, मैं जरूर आऊंगी। घर आकर सिया रोहन के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर सिया की माँ के मन में रोहन के प्रति ममता जाग जाती है और वह पूरे मन से शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती है। सुभी और रोहन शाम को आते हैं और जब रोहन सिया की माँ से मिलता है तो उनके पैर छूकर पूछता है, कैसी है माँ, आपका तबीयत कैसा है। यह सुनकर सिया की माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं और रोहन के लिए ममता छलक पड़ती है। सिया के पापा को पता चलता है कि रोहन इतने बड़े बिजनेसमैन टाइकून का बेटा है और सबसे बड़ी बात, आज रोहन के आने से पूरे 1 महीने बाद सिया की माँ मुस्कुराई थी। उन्हें भी अच्छा लगने लगता है। रोहन और सिया की माँ दोनों काफ़ी बातें करते हैं और फिर जब रोहन जाने लगता है तो सिया की माँ उसे बोलती है, आप सभी के साथ थोड़ा थोड़ा वक्त बिताया कीजिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी। रोहन बोलता है, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा, और वह चला जाता है। अगले दिन रोहन फिर आता है। इस बार वह एक माली के साथ आता है और ढेर सारे नन्हे नन्हे पौधे लेकर आता है, क्योंकि कल उसे बातों बातों में पता चला था कि सिया की माँ को बागवानी का बहुत शौक है। फिर माली से बाहर के लॉन को साफ करवाता है और वहां नन्हे नन्हे पौधे लगवा देता है। माली बोलता है, इन पौधों की देखभाल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करना पड़ेगा। और सिया की माँ बोलती है, जरूर, मैं जरूर करूंगी। किस पौधे में कितना पानी देना है, कैसे देखभाल करनी है, यह सब बताकर माली चला जाता है। अब सिया की माँ पौधों की देखभाल करती थी और पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगी थी और रोहन बीच बीच में हमेशा उनसे मिलने आता था। एक दिन तो रोहन कुछ पत्थर, कुछ आर्टिफिशियल पत्ते, पता नहीं क्या क्या लेकर आ गया था और दोनों माँ बेटे ने मिलकर लॉन में एक कृत्रिम तालाब बनाया जिसमें छोटी छोटी मछलियां डाली। वह सही मायने में बहुत सुंदर था। सिया को जलन होने लगी कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाई अपनी माँ के लिए। अब सिया की माँ पहले से ज्यादा खुश रहती थी। एक दिन रोहन सब सिया के घर आया तो सिया उससे बातें करने लगी। उसे पता था आजकल सुभी और रोहन हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो सिया ने पूछा कि सुभी आपको कैसी लगती है। तो रोहन ने बताया, सुभी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर मेरी वैदेही नहीं है और कभी बन भी नहीं सकती। हाँ, वह भी उदास रहती थी और मैं भी, इसीलिए हम साथ रह लेते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वह वैदेही की जगह में आ सकती है। उसके बाद रोहन चला जाता है। रोहन और सुभी मूवी देख रहे होते हैं। एक लव स्टोरी थी जिसे देखकर रोहन को बार बार वैदेही की याद आती है। सुभी बहुत खुश थी कि रोहन उसके साथ है। तभी अचानक रोहन का फोन बज उठता है और वह थिएटर से बाहर आ जाता है और फोन पर बात करता है। जब वह अंदर जाता है, उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। पूरी मूवी के दौरान ऐसा लग रहा था कि वह किसी और दुनिया में खो चुका है। रोहन और सुभी मूवी देखकर बाहर आ चुके थे। सुभी का मूवी के बाद भी रोहन के साथ बहुत सारा प्लान था, लेकिन रोहन को परेशान देखकर वह उससे कुछ नहीं कह पाती है। फिर रोहन अपनी कार से सुभी को उसके घर छोड़ देता है। आज सुभी बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार रोहन के साथ मूवी देखकर आई थी। उसी दिन रात को 1 बजे सुभी अपने कमरे में सो रही थी, शायद मीठे सपने में खोई हुई थी। तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की किसी के जोर से खटखटाने की आवाज आती है। सुभी दुविधा भरी नींद में भी थी, फिर भी वह साफ साफ आवाज सुन पा रही थी। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। तभी सुभी की आंखें खुल जाती हैं और जो वह देखती है वह सच में दिल दहला देने वाला भयावह नजारा होता है। खिड़की के उस पार वैदेही खड़ी होती है। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा होता है और आंखें लाल। वह सुभी से कुछ कहना चाह रही थी, पर खिड़की बंद था
और कांच के उस पार की आवाज अंदर नहीं आ पा रही थी। सुबी यह सब देखकर इतना घबरा जाती है कि उसकी हिम्मत यहां तक की नहीं होती है कि जाकर खिड़की का पर्दा खींच दे। वह खुद को चादर के अंदर ढक लेती है और जितने भी भगवान हो सकें उन्हें याद करने की कोशिश करती है। वह बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह पसीने से लथपथ हो गई थी। उसे लग रहा था बस किसी तरह सुबह हो जाए। सुबह 8:30 पर सुबी की मम्मी सुबी के कमरे में आती हैं और सुबी को उठाती हैं। बेटा, तुम अभी तक सो रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुबी उठते हुए बोलती है, नहीं माँ, बस सर में हल्का दर्द है, इसीलिए। उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे और रायता बनवा दिया है। फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। मुझे अब स्कूल के लिए निकलना होगा, लेट हो रही हूँ। उसकी मम्मी पेशे से टीचर हैं और वो बोलते हुए जाती है कि तुम्हारे पापा भी निकल चुके हैं, आज उन्हें केस अटेंड करना था, इसीलिए जल्दी जाना पड़ा। सुबह जब उठती है तो उसके सर में हल्का दर्द होता है, शायद कल रात की वजह से। लेकिन यही सारी बातें वह अपनी मम्मी को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वह फ्रेश होकर नीचे आती है और नाश्ता करने बैठती है। कल रात की बात उसे इतना परेशान करती थी कि वह 2 निवाले भी ठीक से नहीं खा पाती है। वह बहुत टेंशन में रहती है। फिर रोहन को कॉल करती है और उसे कल रात की सारी बातें बताती है। रोहन बोलता है, लगता है तुम कल वैदेही के बारे में कुछ ज्यादा सोच रही थी, इसीलिए तुम्हें ऐसा सपना आया है। चलो, मैं आज तुम्हें लाइब्रेरी पर ले चलता हूं और वहीं कहीं लंच भी करेंगे। यह सुनकर सुबह की सिर दर्द तो जैसे गायब हो जाता है और वह जल्दी से जाकर तैयार होने लगती है। वह अपनी पसंदीदा ब्लैक टॉप और रेड मिनी स्कर्ट पहनती है। वह उसमें सच में बहुत सुंदर लग रही थी। 1 घंटे के बाद रोहन उसके घर के बाहर आता है। सुबह तैयार होकर रोहन की कार में जाकर बैठ जाती है। उसे लगता है रोहन जरूर कोई तारीफ, कॉम्प्लीमेंट देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लोग कार से कुछ ही देर आगे बढ़े होंगे कि अचानक सुबह की नजर कार के शीशे, मिरर में पड़ती है और वह देखती है कि पीछे की सीट पर वैदेही बैठी हुई है और बहुत डरावनी लग रही है। सुबह रोहन को बोलती है, गाड़ी रोको जल्दी से। वैदेही और पास सुबह की ओर बढ़ने लगती है। सुबह रोहन बोलती है और अपने पास वैदेही को आता देख अचानक वह बेहोश हो जाती है। सुबह को होश आता है तो वह अपने आप को एक क्लिनिक में पाती है। सामने रोहन खड़ा रहता है और साथ में डॉक्टर भी। रोहन सुबह से पूछता है, क्या हुआ था सुबह? तुम बेहोश कैसे हो गई? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? तब सुबह जवाब देती है, रोहन, तुम वो देखा ना? मैं सच बोल रही थी, वैदेही थी कार में। रोहन चौंकते हुए बोलता है, कार में मेरी और तुम्हारे सिवा उसमें कोई नहीं था। लगता है तुम्हें भ्रम हो रहा है। रोहन फिर से पूछता है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? सुबह उठने की कोशिश करती है पर उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है और सर भी बहुत भारी लग रहा होता है। वह यह सब रोहन को बताती है। रोहन डॉक्टर की ओर देखता है। डॉक्टर बोलता है, डोंट वरी, यह सब नॉर्मल है। किसी के बारे में कुछ ज्यादा सोचते ही सोचने से कभी कभी ऐसा लगता है कि वह हमारे आस पास ही है। कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां देता हूं, तुम इसे रेगुलर खाना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर डॉक्टर उसे दवाइयां देता है और दवाइयां छोटे छोटे एयर टाइट बॉक्स में रहते हैं। इसमें कोई लेबल नहीं रहता है। ये देखकर सुबह पूछती है कि कैसी दवाइयां हैं? तब रोहन बोलता है, मैंने ही डॉक्टर को बताया था कि तुम्हारे पापा भी डॉक्टर हैं और अगर ये दवाइयां देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम दिमागी रूप से परेशान हो और उन्हें तुम्हारी चिंता होने लगेगी। इसीलिए मैंने ये दवाइयां इन बॉक्स में पैक करवा ली हैं। फिर रोहन और सुबह अस्पताल से बाहर आ जाते हैं और रोहन सुबह को उसके घर पर छोड़ देता है और बोलता है, ज्यादा सोचना मत, दवाइयां टाइम से खाते रहना, और वहां से चले जाता है। सुबह घर आ जाती है और सोफे में बैठती है और आंखें बंद करती है। उसे पता था सब सच में हो रहा है, पर उस पर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है और सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दे रही है। उसका शरीर ऐसे भी भारी लग रहा था और सब सोचते सोचते उसे पता नहीं चलता। वहीं बैठे बैठे कब उसे नींद आ जाती है। जब शाम में उसकी माँ लौटती है तो सुबह को ऐसे देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? सुबह बोलती है, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी थक गई हूं।
और वह अपने कमरे में चली जाती है। वह कपड़े बदलती है और बाहर निकल कर आती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने लॉन में टहलने चली जाती है। शाम का वक्त था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। उसे फिर से वैदेही दिखती है, उसी तरह उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें लाल। सुबह पूरे पसीने पसीने हो जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। उसकी माँ जब उसे देखती है तब समझ में आता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब वह सुबह से बहुत प्यार से सब कुछ पूछती है। तब सुबह बस इतना ही बोलती है कि मुझे बार बार वैदेही दिखाई देती है। उसकी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, उन्हें आत्माओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन जहां बात अपने बच्चों की आती है, सब अंधविश्वास विश्वास में बदल जाता है। और वह सुबह की हालत देखकर उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। हर पल उसके साथ रहती है और एक दिन उसे मंदिर लेकर जाती है और एक बाबा से सुरक्षा धागा भी बंधवाती है। फिर भी सुबह की हालत में कोई सुधार नहीं होती है और दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होती जाती है। अब उसे वैदेही का दिखना आम बात लगने लगता है। उसे लगने लगता था कि वह आत्महत्या सुसाइड कर ले। उसकी वजह से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन सुबह के गांव से फोन आता है कि उसकी दादी बहुत बीमार है और सुबह को ऐसी हालत में छोड़कर उसके मम्मी पापा गांव नहीं जा सकते थे। सुबह का एक भाई भी था जो कि लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वह भी अपनी दादी को देखने नहीं जा सकता। सुबह अपनी वजह से सबको परेशान होता देख बेचैन हो गई थी, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। सुबह की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सुबह गुस्से से सारी दवाइयां फेंक देती है और सोचती है अगर मरना है तो यही सही है। सुबह को दवाइयां छोड़े हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। जब वह तीसरे दिन सुबह उठती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि कितने दिनों बाद वह तरोताजा और बेहद अच्छा महसूस कर रही है। न उसे अपने शरीर में कोई भारीपन लगता है, न अपने सर पर। वह बहुत ही हल्की महसूस कर रही थी। जब अपने रूम से बाहर आती है तो उसकी माँ उसके चेहरे पर आई ताजगी को देखकर बहुत खुश होती है। सुबह अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं सामने वाले पार्क से टहलकर कुछ देर में आती हूँ। सुबह पार्क जाती है और एक बेंच पर लगभग 2 घंटे तक बैठी रहती है। पता नहीं वह क्या सोचती है। उधर उसकी माँ को उसकी चिंता खाई जाती है, इसीलिए उसे देखने के लिए वह पार्क भी आ जाती है। वहां देखती है सुबह एक बेंच पर बैठी हुई है। वहां जाती है और बोलती है, क्या कर रही हो बेटा इतनी देर से यहाँ? सुबह जवाब देती है, माँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और अपने मोबाइल में दिखाती है, मैंने आपकी और पापा का गांव का टिकट आज शाम के लिए रिजर्व कर दिया है, जाइए और जाकर दादी को दिखाइए। सुबह की माँ उसके चेहरे को आश्चर्यपूर्वक देख रही होती हैं कि अचानक इसे क्या हो गया है, जो मुझे 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी कल तक, और आज घर से अकेले रहने की बात कर रही है। पर उसकी माँ उसे ठीक होता देख बहुत खुश थी और इसीलिए बिना कुछ कहे उसकी बात मान जाती है। ट्रेन टिकट का टाइम शाम 6:30 था, तो फिर वह और सुबह घर के लिए निकल जाते हैं। शाम के लिए पैकिंग भी करना होता है। सुबह सिया को कॉल करके शाम 7 बजे अपने घर बुलाती है। उसके बाद वह रोहन को भी कॉल लगाती है और उसे भी शाम 7 बजे आने को बोलती है। रोहन और सिया दोनों एक साथ सुबह के घर आते हैं। जब सुबह के घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सुबह एक लाल रंग का गाउन पहनी हुई थी और डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। आज वह बहुत ही मनमोहक लग रही थी। सिया आते के साथ ही पूछती है, तो सुबह तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बोलती है, ठीक। फिर पूछती है, अंकल आंटी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सुबह जवाब देती है, वो लोग गांव गए हैं दादी के पास। फिर तीनों में ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की बातें होती हैं। फिर सुबह किचन में जाकर दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। तो सिया पूछती है, तुम्हारा कप कहाँ है? सुबह बोलती है, मैंने अभी जस्ट पिया और मेरा मन अभी नहीं है पीने का। जैसे सुबह सिया को कॉफ़ी देने के लिए झुकती है, अचानक से सिया का हाथ कॉफ़ी के कप से टकराकर कॉफ़ी के कुछ बूंदें सुबह के गाउन पर गिर जाते हैं। तो सिया बोलती है, ओह माय गॉड, मैंने तुम्हारा इतना सुंदर गाउन खराब कर दिया। सुबह जाओ अभी तुरंत इसे पानी से धो लो, वरना इसमें दाग पड़ जाएगा। तो सुबह बोलती है, कोई बात नहीं, मैं बाद में धो लूंगी। लेकिन सिया के जोर देने पर सुबह चली जाती है। 2 मिनट बाद जब सुबह लौटती है तो देखती है दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं।
फिर सिया बोलती है, तुम्हारा चेहरा तो काफ़ी चमक रहा है सुभी, क्या किया है तूने? तो सुभी जवाब देती है, मैम मैं तुम्हें तो खूब साजिश कर रही थी कि मेरा चेहरा मुरझा जाए। क्यों सिया? पूरे 2 मिनट के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। सिया और रोहन एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। सुभी बोलती है, सिंपल मिलने का मौका उठाया सिया तुमने, वैदेही बनकर खूब डराया। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि वैदेही को मैंने मारा। आखिर सिया तुमने ये पता किया कैसे? जरा मुझे भी तो बताओ। 1 मिनट चुप रहने के बाद सिया बोलना शुरू करती है कि जिस दिन वैदेही की मौत हुई मुझे बहुत जोर का झटका लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर पापा ने वैदेही का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था, तो मुझे लगा कि मैं वैदेही की मौत का कारण कभी नहीं जान पाऊंगी। लेकिन मैं सबसे नजरें चुराकर डॉक्टर के पास चली गई और रोते रोते उनके पैर पकड़कर मैं डॉक्टर से बोलती हूँ कि क्या बिना पोस्टमार्टम किए मैं वैदेही की मौत का वजह नहीं जान सकती? डॉक्टर बोले, पोस्टमार्टम से ही सही वजह मालूम किया जा सकता है। लेकिन शायद डॉक्टर को मेरी हालत पर दया आ जाती है। वह बोलते हैं कि एक चीज़ और, अगर हम वैदेही का बाल, नाखून, लार, सलाइवा और कुछ ऊतक टिश्यू रख लें तो उससे भी हम वैदेही की मौत का कारण पता लगा सकते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस प्रोसीजर में काफ़ी वक्त लग सकता है, शायद 45 से 60 दिन तक। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि तुम नाबालिग माइनर हो और जब तक कोई 18 वर्ष का व्यक्ति इसके लिए इजाज़त न दे मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी मैं गिड़गिड़ाती रही और शायद डॉक्टर को मुझ पर दया आ जाता है। डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि ठीक है, मैं सैंपल ले रहा हूं अभी, लेकिन जब तुम रिपोर्ट लेने आओ तो तुम्हारे साथ 18 वर्ष से ज़्यादा का व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ अपने हस्ताक्षर करके और अपनी आईडी की फोटोकॉपी के साथ यह सैंपल ले जाए। मैं बोली, ठीक है डॉक्टर। सुबह उस वक्त तक मुझे पूरा शक रोहन भैया पर ही रहता है और मैं सोचती हूँ जब तक रिपोर्ट ना आ जाए मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। रिपोर्ट के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचूंगी। पर माँ की हालत देखकर मैं उस दिन कॉलेज पहुँच जाती हूँ और रोहन भैया से मिलती हूँ। रोहन भैया से मिलते ही मेरा शक उसी वक्त दूर हो गया था। लेकिन तुम पर शक करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब तुम उस दिन रोहन भैया के साथ घर आई थी, मैंने देखा कि तुम वैदेही की फोटो को गुस्से में देख देख कर रख दिया था। तब मेरा शक तुम पर हुआ। फिर मैंने रिपोर्ट आने के कुछ दिन पहले ही रोहन भैया को सब कुछ बता दिया और रोहन भैया मेरे साथ रिपोर्ट लेने चलते हैं। उसमें निकलता है कि दवाइयों के एक्सेस ओवरडोज के कारण वैदेही को हार्ट अटैक हुआ था। तब मेरा शक तुम पर और पक्का हो जाता क्योंकि तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं और दवाइयों का नॉलेज थोड़ा बहुत तो तुम्हारे पास भी होगा। रोहन भैया को उसी वक्त तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत हो जाता है, पर मैं एक बार और कंफर्म होना चाहती थी। इसीलिए मैं रोहन भैया को बोलती हूँ कि आप सुभी के साथ अपने व्यवहार, बिहेवियर में कोई भी चेंज मत लाइएगा। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। और फिर मैं तुम्हारे कॉलेज जाती हूँ और गार्ड से उस दिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगती हूँ। पर वह केस गार्ड फुटेज नहीं देता है। मैं उसे पैसे भी देती हूँ तो बोलता है कि आज कॉलेज खत्म होने के बाद जब पूरा कॉलेज खाली हो जाएगा तब आना, तब मैं दिखाऊंगा, वरना ऐसे मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं ये बात रोहन भैया को बताती हूँ। लेकिन उस दिन तुम्हारा और रोहन भैया का मूवी देखने का प्लान था। वह तो ये प्लान कैंसिल करने वाले थे, लेकिन मैंने ही मना किया। पर मैं अकेले उस गार्ड के पास फुटेज देखने जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए रोहन भैया ने अपने दोस्त प्रिंस और राहुल को भेजते हैं, जो कि मेरे लिए बॉडीगार्ड थे। हम तीनों फुटेज देखते हैं और उसमें जो देखते हैं उससे कंफर्म हो जाता है कि वैदेही की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। फेस्ट वाले दिन रोहन भैया ने वैदेही के लिए अपने प्रेम का इजहार एक लेटर में दिया था। क्योंकि वैदेही अपना ड्रेस रोहन की कार में भूल जाती है, तो रोहन भैया वह ड्रेस तुम्हारे हाथों वैदेही को भेज देते हैं। पर उससे पहले तुम्हारी नज़र उस लेटर पर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ जाता है और तुम गुस्से से उसे फाड़कर कूड़ेदान डस्टबिन में फेंक देती हो। और तुम्हें तो पता ही होगा कि सीसीटीवी सिर्फ चेंजिंग रूम में नहीं था, लेकिन चेंजिंग रूम के बाहर ज़रूर थी। उसके बाद तुम चेंजिंग रूम में जाती हो और 2 मिनट बाद निकलती हो और उसके 30 मिनट बाद वापस आती हो। और तुम्हारे आने के कुछ ही देर बाद वैदेही बेहोश हो जाती है। इतना बस देखने के बाद मैं बिल्कुल कंफर्म हो जाती हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत रोहन भैया को कॉलेज कॉल कर दिया।
वह उस वक्त तुम्हारे साथ मूवी देख रहे थे, लेकिन सच्चाई जानते ही उनका मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है और वह तुम्हें घर छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं, रोहन भैया, उनके दोस्त प्रिंस और राहुल मिलकर यह सारा वैदेही की आत्मा वाला प्लान बनाते हैं, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम जब कुछ करती हो तो उसका असर किसी के माता पिता पर कैसे पड़ता है। वैदेही की आत्मा क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं था, मैं उसकी हमशक्ल जो हूं। उसके बाद रोहन भैया की कार में मैं पहले से ही बैठ गई थी, और जब जब तुमने मुझे देखा तो तुम बेहोश हो गई। और फिर रोहन भैया तुम्हें अपने पिताजी द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और जहां डॉक्टर तुम्हें ऐसे विटामिन की गोली देते हैं जिससे तुम्हें दिन भर नींद आए और तुम्हारा शरीर भारी लगे और हमेशा भ्रम के शिकार रहो, और इसीलिए तुम्हें हमेशा वैदेही दिखती थी। हमारा प्लान कामयाब हो चुका था। तुम्हें तड़पा तड़पा कर बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा है कि मैं वैदेही की आत्मा को सुकून दे रही हूं, और तुम्हारे आंखों में भी वह दर्द दिखा कि जब माता पिता बेचैन होते हैं तो कैसा लगता है। फिर सिया थोड़ी भावुक इमोशनल हो जाती है और पूछती है, क्यों किया तूने वैदेही के साथ? और सिया के आंखों से आंसू की बूंदें गिर जाती हैं। रोहन भी कब से अपनी जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, और फिर वह वैदेही को याद करके रो पड़ा। वह तो बस अपने हाथों पर काबू करता है, उसे तो कब का सुभी का गला दबाकर मार देना चाहता था। अब सुभी बोलती है, बचपन से जब मैं वैदेही के साथ हूं, हर एक बात में मेरी तुलना वैदेही से की जाती थी। हर वक्त यही गुणगान होता रहता था कि वैदेही कितनी शांत और सरल लड़की है, पढ़ाई में कितनी होशियार है, सीखो तुम कुछ इससे। हर वक्त यही ताने मेरे कानों में गूंजते रहते थे। मैं ऊपर से तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर अंदर से ज्वाला दबाए बैठी थी। वह नहीं जानती थी। फिर जब हम कॉलेज में आए तो मैंने पहली बार किसी लड़के को उसे वैदेही में रुचि लेते देखा। वैसे ये रोहन तो है ही स्मार्ट, बिल्कुल मेरे टाइप। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि रोहन को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और इसे जलाऊंगी कि बचपन से मुझे कैसा लगता आया बेटे। मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना भरोसा था कि मैं रोहन को आसानी से अपना बना सकती हूँ। लेकिन लेटर वाले दिन वह लेटर पढ़कर मैं अपने आप से बाहर हो गई। गुस्से में मैंने वह लेटर फाड़कर फेंक दिया। मैं एक और बार वैदेही को जीतते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती थी। मुझे पता था लेटर फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। रोहन किसी भी तरह अपने दिल की बात उस तक पहुंचा ही देगा अगर वह जिंदा रही तो। उसी वक्त मैंने तय किया कि वैदेही को अब मरना होगा। अब रोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कॉफी का कप फेंक कर सुबह का सिर फोड़ने ही वाला होता है। तब तक सिया उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करवा देती है। फिर सुबह यह देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। फिर वह अपने आगे की बात बताती है। मैं उसे वैदेही को मारना चाहती थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे काम करूं। फिर मुझे याद आता है कि एक दिन पापा मम्मी को बता रहे थे कि पता है, दवाइयों का ओवरडोज बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति इसकी 3 गोली एक साथ ले ले तो कोमा में जा सकता है। मैं भी वहीं थी तो बस ऐसे ही उत्सुकतावश पूछ लिया कि अगर कोई 4 गोली ले ले तो? पापा बोले हार्ट अटैक भी आ सकता है। बस यही बात उस समय मेरे दिमाग में आती है, और मुझे पता था कि पापा के कमरे में ढेर सारी दवाइयों के सैंपल हमेशा होते हैं, और उस वक्त घर पर कोई नहीं था। वो दवाइयाँ लेकर चली जाती हूँ, और जब पापा ने उन दवाइयों के बारे में बताया था तो मैं उन दवाइयों को बहुत ध्यान से देख रही थी, इसीलिए मुझे वो दवाइयाँ आसानी से मिल गई। और फिर मैं उन दवाइयों में 4 नहीं 5 गोली अपने टिफिन में मिला दी थी। वह इसीलिए ताकि कभी कोई जांच भी हो तो किसी को कुछ पता ना चले। फिर मैं वैदेही से बोलती हूँ, प्ले में बहुत टाइम है, चलो तब तक लंच कर लिया जाए। जैसे ही वह लंच बॉक्स निकालती है, मैं उसका लंच ले लेती हूँ और अपना उसे दे देती हूँ। हम अक्सर ऐसा करते थे, इसीलिए उसे कोई शक नहीं हुआ और वह चुपचाप खा लेती है, और उसके थोड़ी देर बाद भगवान के पास पहुंच जाती है। और अंकल का पोस्टमार्टम न कराने का निर्णय मेरे लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी। पर सिया, तू तो बहुत तेज निकली। जब मैंने दवाइयां लेना बंद किया तब मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट हुआ, और पार्क में घंटों सोचने के बाद सब कुछ मुझे समझ आया। जरूर सिया ही मुझे वैदेही बनकर डरा रही है। और फिर समझ आया कि रोहन भी इसमें शामिल है। इसीलिए तो उस दिन कार में उसे वैदेही नहीं दिखी और ऐसी दवाइयां भी मुझे दिलाई जिससे मेरा तबीयत खराब हो रही है। तब समझ आया, लगता है तुम दोनों मेरी मौत का राज जान चुके हो। पर जो भी हो,
तुम दोनों ने मिलकर सिर्फ 15 दिन में मुझे इतनी तकलीफ दी जितना उसने पूरी जिंदगी में नहीं मुझे दिया था। मैं तो आत्महत्या करना चाहती थी, पर तुम लोगों ने ऐसी हालत कर दी थी मेरी। पर तुम दोनों को मारे बिना मैं कैसे मर सकती हूँ? इसीलिए तो तुम दोनों की कॉफ़ी में 6 गोलियां उसी दवाई की मिलाई हूँ। और फिर सुबह की भयानक हंसी गूंजने लगी। सिया और रोहन दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। फिर रोहन बोलता है, जब तुम मुझे और सिया को कॉल करके आने के लिए बोली थी, तभी हम समझ गए थे कि तुम वैदेही की आत्मा का सारा सच समझ चुकी हो। और हम दोनों ने तभी डिसाइड कर लिया था कि तुम जो भी खाने पीने के लिए दोगी उसे हम नहीं खाएंगे पिएंगे। तुम्हारे गाउन पर दाग सिया ने जानबूझकर लगाया था ताकि तुम अंदर जाओ और हम ये जहर इस पानी के बर्तन में डाल सकें। और तब से हम दोनों इसे झूठ पीने का नाटक कर रहे थे और बाहर प्रिंस और राहुल पुलिस के साथ यहाँ की लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। फिर सिया प्रिंस को फ़ोन लगाती है और पुलिस को अंदर आने को बोलती है। सुबह के चेहरे के रंग बिल्कुल उड़ जाते हैं। पुलिस अंदर आती है और बोलती है, मिस सौंदर्या सुभी आपको वैदेही की हत्या और रोहन और सोनाली सिया की हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार करती है। पुलिस सुभी को लेकर चली जाती है। चारों, रोहन, सिया, प्रिंस और राहुल, सभी को जेल जाते देखकर चैन की सांस लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनका मिशन सफल हो गया है। इधर सिया को आत्मा बनाने में, घर से चुपके चुपके से रात 1 बजे बाहर आने में और इस पूरे प्लान में सिया की रोहन के दोस्त प्रिंस के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और वह जानती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही इन दिनों के बीच कोई प्रेम कहानी बनने वाली है। और यह सिर्फ प्रेम कहानी ही बने, रहस्यमय प्रेम कहानी न बने तो सबके लिए अच्छा होगा। सिया की मम्मी को रोहन के रूप में बेटा मिलता है और रोहन को माँ का प्यार। इन दोनों के बीच माँ बेटे का अद्भुत रिश्ता कायम हो जाता है। रोहन अपने पढ़ाई और करियर में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहता है और उसके पास वैदेही की प्यारी प्यारी यादें हमेशा साथ रहेगी। और किसको पता, जिंदगी के किस मोड़ पर वैदेही किसी और रूप में रोहन को मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें खूब प्यार दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।